बच्चों यहाँ पे अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये क्वेश्चन 6 नंबर का है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन होंगे, इंटरनल चॉइस होगी, कोई आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा। यहाँ देख सकते हैं, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर हल कीजिए। 10/x+y + 2/x - y = 4 and 15/x+y - 5/x - y = -2। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 इक्वेशन आपको दी गई हैं। इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस और पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको जो इक्वेशन दी गई इसको पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है उस फॉर्म में, और उसके बाद इसको सॉल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे लेट 1/x+y = a एंड 1/x - y = b। देयरफॉर देखिए 10/x+y है तो 1/x+y को हमने a सपोज किया तो इक्वेशन हो जाएगी 10a प्लस ये हो जाएगी 2b = 4। इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे। एंड 15a - 5b = -2, इक्वेशन 2। बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लें, इसको बेहतर होगा। तो इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और ऐड कर देंगे इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई 2 से करके। देखिए यहाँ पे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 ज़ा 10 भी हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 10 भी हो जाएगा, और ऐड करने पर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आसानी से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हमने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई 5 से किया तो ये हो जाएगा 5 10 ज़ा 50a प्लस 10b = 5 4 ज़ा 20। पूरी इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई होगा, और 2 से इसमें किया तो 15 2 ज़ा 30a माइनस 10b 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 80 a = 16। बच्चों a = आ जाएगा 16/80। अब यहाँ पर आप a की वैल्यू रख सकते हैं, ये 16 1 जा 16 5 जा, a की वैल्यू वापस रखेंगे 1/x+y = 1/5। बच्चों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x+y = 5। यहाँ से आप चाहें तो y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 5 - x, इक्वेशन नंबर 3। बच्चों यहाँ पर अब हम इक्वेशन जो a की वैल्यू आई है 1/5, ये वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन 1 से। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। बच्चों यहाँ से आपको मिलेगा 10a प्लस 2b = 4। ये आपने यहाँ पर देखिए वैल्यू रख दी इक्वेशन 1 में। बच्चों यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 5 2 ज़ा, ये 2 उधर जाके माइनस होगा तो 2b = 2, 2 1 जा 2। बच्चों यहाँ से b की वैल्यू वापस रख दें, यहाँ पर 1/x - y थी = 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा x - y = 1। बच्चों यहाँ पर y की वैल्यू रख दें तो x - y की जगह आप लिख सकते हैं 5 - x = 1। यहाँ लिख दें, कहाँ से वैल्यू रखी, फ्रॉम 3। बच्चों ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x - 5 माइनस प्लस x = 1 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे आपको 2x = मिलेगा 6। बच्चों x आपको मिल जाएगा 2 3 ज़ा 3 मिल जाएगा। देखिए एक वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पर x की 3। नाउ
फ्रॉम इक्वेशन 3। बच्चों y इज इक्वल 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स, तो यहाँ पे आपको y मिल जाएगा 2। तो देखिए आपने आसानी से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, और यही आपको फाइंड करनी थी। यहाँ पर x आपको मिल रहा है 2 और y आपको मिल रहा है 3। बच्चों आसानी से क्लियर हो गया होगा आपको, और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड का और पार्ट हम लोग देखेंगे। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बच्चों इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपसे पूछा गया है कि रहमान की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Sum of reciprocals of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age। बच्चों यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं let Rahman's present age, Rahman's present age is equal x ईयर्स, ये हमने सपोज कर लिया। नाउ 3 years ago रहमान्स एज इज इक्वल, बच्चों ये कितनी हो जाएगी, 3 साल कम हो जाएगी, यानी x माइनस 3 ईयर्स, एंड 5 years हेंस 5 साल बाद रहमान्स एज, बच्चों कितनी हो जाएगी, तो 5 साल बड़ा हो जाएगा, x प्लस 5 ईयर्स। अभी x साल का है, 3 साल पहले x माइनस 3 का होगा, और 5 साल बाद x प्लस 5 का। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका रेसिप्रोकल तो 1/x माइनस 3, रेसिप्रोकल मतलब 1 में सम प्लस कर दिया, 5 साल बाद का रेसिप्रोकल तो 1/x प्लस 5 हो जाएगा, और बच्चों इसका जो सम है वो 1/3 के इक्वल ये क्वेश्चन में बोला गया है। बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेने वाले हैं, x माइनस 3 और x प्लस 5, x प्लस 5 यहाँ पर आएगा और x माइनस 3 यहाँ पर, ये ऐसे जाता है 1/3। बच्चों यहाँ पर आपको मिलेगा x और x 2x और प्लस का 2 और 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा यहाँ पर ऐसे, इज इक्वल, इसको मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर भेजा तो ये x² होगा, 5x आएगा और माइनस का 3x, और जब इसका इसमें होगा तो माइनस का 15। बच्चों सबको उस साइड ले गए तो x² पहले से था, 5x में 3x निकल गया तो प्लस का 2x बचा, और माइनस का 15, ये 6x हुआ, उस साइड भी जाएगा तो माइनस का 6x, 3 2 जा 6, उधर जाएगा तो माइनस का 6, और यहाँ पर बचेगा 0। अब देखिए फाइनल इक्वेशन आ गई x² और प्लस का 6x, नहीं माइनस का 6x प्लस का 2x, तो माइनस का बच्चों यहाँ पर आपको मिलेगा 4x और माइनस 21 इज इक्वल 0। ये देखिए फाइनल इक्वेशन आपके सामने निकल के आ रही है, x² माइनस का 4x माइनस 21 इज इक्वल 0। अब 21 के ऐसे फैक्टर करें कि माइनस करने पर 4 आए, तो फैक्टर यहाँ पर होंगे। 21 को आप क्या लिख सकते हैं, 21 को आप लिख सकते हैं 3 × 7, तो यही फैक्टर हो गया, 7 में 3 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या लिखने वाले हैं, फैक्टर तो क्लियर हो गए, 7 - 3 यानी 4, तो आप लिखेंगे x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल 0। बच्चों x कॉमन, x माइनस 7 बचेगा, प्लस 3 कॉमन, x माइनस 7 और इज इक्वल 0। बच्चों ध्यान दें, x माइनस 7 कॉमन, रिमेन x प्लस 3 इज इक्वल 0। पहला केस, इफ़ x प्लस 3 इज इक्वल 0,
तो यहाँ से आपको मिलेगा, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल -3 और एज है इसको नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्ट इट। सेकेंड केस, इफ x - 7 इज इक्वल 0, बच्चों इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल 7 ईयर्स, और यही फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो 7 साल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुमंजिल भवन के शिखर से, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन से, जो कई मंजिला भवन है, के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको जो बहुमंजिला भवन है उसकी ऊंचाई निकालनी है, साथ में दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी निकालनी है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम top of multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between two buildings. तो बच्चों यहाँ पर आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी जो मल्टी स्टोरी है, साथ में आपको दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी निकालनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है AB, ये है AB बिल्डिंग, और यहाँ से कुछ दूरी पर एक दूसरी बिल्डिंग है जिसकी हाइट आपको दी गई है 8 मीटर, 8 मीटर हाइट दी गई है। तो इसको नाम दे देते हैं C और D, C और D, ये 8 मीटर है। और इसकी हाइट टोटल हमने सपोज कर ली h मीटर है। अब देखिए, आपसे बोला गया है यहां से इसके टॉप का एंगल, ये जो आपको ऊपर से नीचे देख रहे हैं, जो इस लाइन के साथ एंगल बन रहा है, ये 45 डिग्री है। ये 30 डिग्री है। और इसके जो बॉटम का एंगल बन रहा है बच्चों, ये पूरा, ये 45 डिग्री है, ये 45 है, ये 30 हो जाएगा। देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होते हैं, इसलिए जो ये वाला एंगल होगा वही इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल, अल्टरनेट एंगल। इस पॉइंट को नाम E दे देते हैं। बच्चों ये 8 है इसलिए भी 8 हो जाएगा, और ये H-8। आप ध्यान दें, यहां पर जो AE है वो इक्वल होगा CD के, यानी इक्वल होगा 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 मीटर। ये आपको गिवन है, ये आपको दिया गया है। यहां पर BE कितना होगा, तो BE अगर हम AB में माइनस कर दें AE, तो बच्चों ये आ जाएगा H-8 मीटर, ये आ गया। और AC को सपोज कर लेते हैं X, एंड लेट AC इज इक्वल ED इज इक्वल X मीटर। ये हो गया। बच्चों यहां पर सबसे पहले आप ये वाला ट्रायंगल ले लें। इन ट्रायंगल
ABC, बड़ा छोटा कोई भी ले सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC। बच्चों आप लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर जो कि h है अपॉन बेस जो कि x है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। बच्चों यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको मिल गया h इज इक्वल x, यानी जितनी हाइट है उतनी दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस है। अब यहाँ पर हम ट्रायंगल BDE लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल BDE बच्चों लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर यानी h-8 अपॉन बेस x। tan 30 डिग्री यानी 1/√3 और h-8 अपॉन x की जगह हम h लिख सकते हैं। कहाँ से? फ्रॉम 1 से। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल h√3 माइनस 8√3, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको इधर लाएं, h√3 यहीं रखा, इसको उधर ले गए तो माइनस का h हो जाएगा और ये इधर आके प्लस का 8√3 हो जाएगा। बच्चों यहाँ से आपको मिल जाएगा h कॉमन, √3 माइनस 1 इज इक्वल 8√3। अब h इज इक्वल हो जाएगा 8√3 और अपॉन में √3 माइनस 1। देखिए अपॉन में √3 इसलिए रेशलाइजेशन कर लें, बेहतर होगा। रूट वाली वैल्यू अपॉन में नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमने रेशलाइजेशन कर लिया। तो 8 और जो ये √3 है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो √3 का √3 में होगा तो 3 आएगा, और जब √3 का 1 में होगा तो √3 आएगा। अपॉन में a माइनस बी, ए प्लस की आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर यानी रूट हट गया, माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। बच्चों यहाँ से आ जाएगा h इज इक्वल, देखिए यहाँ पे बचेगा 2 और 2 से 8 कट जाएगा तो आएगा 4, 3 प्लस √3। ये आंसर देखिए आ गया आपका। हाइट आपने निकाल ली बच्चों, हाइट आपने यहाँ पर पता कर ली, एक आंसर आ गया। और h और x बराबर थे, इसलिए डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग कितनी आ जाएगी? सेम आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट इक्वल आ रही है। बच्चों अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के और पार्ट के। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को फहराया गया लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी निकालिए, जबकि √3 की वैल्यू आपको दी गई है। From a point P on the ground, the angle of elevation of a 10 meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of building and angle of elevation of top of flag stub from P is 45 degree. Find the length of the flag stub and distance of building from point P, जबकि √3 आपको दिया 1.732। बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, आपसे बोला गया है एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है और इस पे एक, ये बिल्डिंग को नाम दे देते हैं AB, और इस पे एक झंडा लगा है जिसको नाम दे दिया हमने BD, ये झंडा है। और एक पॉइंट P है जमीन पर, यहाँ पर, और आपसे बोला गया है इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल है ये बन रहा है 30 डिग्री, और झंडे के टॉप का जो एंगल बन रहा है ये बच्चों ये बन रहा है 45 डिग्री। ये आपको बोला गया है। यहाँ पर इस डिस्टेंस को हम सपोज कर लेते हैं, हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो बेस है ये x है और
बिल्डिंग की हाइट आपको 10 मीटर दी गई है। झंडे की हाइट निकालनी है, सपोज कर लेते ये h है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, या लिख लेते हैं यहाँ पर, लेट बी डी इज इक्वल h मीटर एंड पी ए इज इक्वल x मीटर। ये हमने सपोज कर लिया। नाउ इन ट्रायंगल बी पी ए, इन ट्रायंगल बी ए पी 10 30 डिग्री आप लोगे तो लिखोगे 10 30 डिग्री इज इक्वल, परपेंडिकुलर 10 है और बेस x है। अब यहाँ पर 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, 10/x। तो यहाँ से x आ जाएगा 10√3 मीटर। बच्चों यहाँ पर एक आंसर आपको मिल गया है। अब दूसरे ट्रायंगल की बात करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल PAD, इन ट्रायंगल PAD बच्चों आप लिखोगे 10 45 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर, जो कि h + 10 होगा, अपॉन बेस x। 10 45 1, h + 10 अपॉन x की वैल्यू रख दे 10√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा h + 10 इज इक्वल 10√3। आपको h कैलकुलेट करना था, तो यहाँ से h कितना मिल जाएगा आपको, तो बच्चों h इज इक्वल हो जाएगा 10√3 माइनस 10, 10 कॉमन ले लें तो √3 माइनस 1, 10√3 की वैल्यू दी है 1.732 माइनस 1। बच्चों h कितना आ जाएगा, 1 माइनस हो गया, 0.732 बचा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट h कितना आ जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा 7.32 मीटर। और ये सेकंड आंसर भी आपको मिल चुका है। और इसी के साथ 4 का और वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसके ऊपरी हिस्सा जो खुला हुआ है, सिरे की त्रिज्या आपको दी गई है 5, ऊपर तक पानी भरा हुआ है। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं। तो इसमें से भरे हुए पानी के 1/4, आप ध्यान दें इस चीज़ पे, 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों इसको हम लोग बहुत आसान तरीके से करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ टॉप which is open is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim when lead shot, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of water flows out. Find the number of lead shot dropped in the vessel. तो बहुत आसान तरीके से बच्चों आज हम लोग करने वाले इस क्वेश्चन को। आप ध्यान दें, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ लेड शॉट निकालनी है। तो सबसे पहले आपसे बोला है वेसल है, एक बर्तन है, उल्टा कोन के शेप में है। तो वो इस तरह से हो गया, ये है, और इसमें पानी भरा हुआ है, पूरा टॉप तक पानी भरा हुआ है। इसकी जो रेडियस आपको दी गई है, कोन की रेडियस आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। बच्चों यहां पर हाइट आपको दी गई है कोन की 8 सेंटीमीटर। तो कैपिटल H ले लेते हैं, 8 सेंटीमीटर। इसमें लेड शॉट, कुछ स्फेयर डाले गए हैं, छोटे छोटे गोल, और बोला गया आपसे इस स्फेयर की जो रेडियस है
वो 0.5 सेंटीमीटर है। बच्चों इसको इसमें डाला जा रहा है, यहाँ पानी देखिए भरा हुआ टॉप तक, ऊपर तक पानी भरा हुआ है। अगर इसको हम इसमें डालेंगे तो पानी बहेगा। बहेगा, कितना पानी बह जाता है इन लेट शॉट की वजह से? 1/4 पानी बह जाता है। तो नंबर ऑफ शॉट कैसे? बहुत आसान तरीका, देखिए आप लिखेंगे नंबर ऑफ लेड शॉट्स। क्या लिखेंगे? बड़ा वाला वॉल्यूम ऊपर लिखेंगे, वॉल्यूम बिग ऊपर और स्मॉल वॉल्यूम नीचे। और कितना पानी बह जाता है? 1/4। तो बड़े वाले वॉल्यूम का आपको 1/4 लेना है, क्वेश्चन में कहा गया है। बच्चों ध्यान दें, बड़ा क्या है? तो कौन बड़ा है, जाहिर सी बात है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1/4 और वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि होता है 1/3 पाई r² h। और अपॉन में बच्चों आप क्या लिखेंगे? स्फीयर का वॉल्यूम तो 4/3 और पाई r³ बच्चों ध्यान दें, अपॉन में 3 कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, इज इक्वल कैपिटल R 5 दिया है तो आप लिखेंगे 5 × 5 r² है। हाइट 8 दी गई तो 8 लिखेंगे। ये 1/4 था तो 4 नीचे आएगा और एक 4 पहले से नीचे था। रेडियस इसकी दी है स्फीयर की 0.5 तो 3 बार लिखेंगे क्योंकि r³ लिखा हुआ है। तो यहां पर आपने वैल्यू पुट कर दी। बच्चों इसको सॉल्व करना और आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए पॉइंट हटेगा, एक 0 बढ़ा, फिर पॉइंट हटा, एक 0, पॉइंट हटा, एक 0। देखिए 5 5 कैंसिल हो गया, इस 5 से ये 5, 4 2 जा और 2 2 जा, 5 2 जा 10 होता है तो एक 0 कैंसिल हो गया। कुल मिला के आंसर आ गया 100। देखिए कितना आसान था, बहुत आसान था नंबर ऑफ लेड शॉट निकालना इस क्वेश्चन। और इसी के साथ बढ़ते हैं इसके 5th के और वाले पार्ट की तरफ। बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दें, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। यानी घड़े की बात हो रही बच्चों, घड़े की शेप आ गई यहाँ पर। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि बर्तन का जो आयतन है, वॉल्यूम है, 345 से वर्ग सेंटीमीटर है। बच्चों आयतन है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पर घन होना चाहिए, घन सेंटीमीटर यहाँ पर घन होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दें। जांच कीजिए उस बच्चे को उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू भी आपको दी गई है 3.14, इसका इस्तेमाल करना है। बच्चों यहाँ देख सकते हैं, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज सिलेंड्रिकल नेक 8 centimeter long and 2 centimeter in diameter. The diameter of the vessel of spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume 345 centimeter cube. Check whether C is correct. Taking the above inside measurement and take पाई इज इक्वल 3.14। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर एक घड़ा दिया गया है आपको और बताना है उसने जो मेजरमेंट की है बच्ची ने वो सही है या नहीं। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं घड़ा है जिसकी गर्दन सिलेंड्रिकल है, जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर दी गई है और डायमीटर 2 है तो रेडियस 1 आ जाएगी। और जो स्फेरिकल पार्ट है नीचे वाला हिस्सा उसका डायमीटर 8.5 है तो रेडियस आ जाएगी 4.25 सेंटीमीटर। आपको ये निकालना है कि इसमें जो पानी है उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो यहाँ पर पानी यहाँ भी होगा, पानी यहाँ पे भी होगा, तो आप लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दोनों ही लिखेंगे। सिलेंडर के लिए यूज करेंगे पाई r² h प्लस स्फीयर है तो 4/3 और पाई
आर क्यूब। यहाँ पे कैपिटल आर ले लें क्योंकि यहाँ रेडियस कैपिटल आर ली हुई है। बच्चों यहाँ पर आप वैल्यू रख दें तो पाई कॉमन ले लें दोनों से, ये हो जाएगा आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर क्यूब पाई ब्रैकेट। रेडियस सिलेंडर की 1 दी है तो 1 × 1 × h हाइट 8 है प्लस 4/3 और रेडियस 4.25 है, 3 टाइम लिखेंगे 4.25 इज इक्वल। देखिए यहां पर पाई कॉमन है, ब्रैकेट में आएगा 8 प्लस, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी अप्रॉक्स, इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं 102.35। बच्चों ये आ जाएगा अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी ये 110.35 और पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14 दी गई है। बच्चों ये आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चे ने जो आंसर निकाला था वो 345 था, यानी जो बच्चे ने कैलकुलेट किया है वो उत्तर सही नहीं था। देयरफॉर शी इज नॉट करेक्ट। बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें और बेहतर हम बना सकें इस चैनल को, इसके लिए हमारा सहयोग जरूर दें। धन्यवाद।